हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी आर की एक और क्लास में। जैसा कि सभी को पता है कि आर जी के जी एस की क्लास चल रही है हमारे चैनल पर, ठीक है। और 6 क्लासेस हो चुकी हैं, आज 7वीं क्लास है। 7वीं क्लास में आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक है। मेरी वॉइस सभी को क्लियर होगी? ठीक, आइए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आइए। क्लास कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड दिया गया है, जो कि मिलान करने के लिए है। आइए सब लोग, ठीक है, मिलान, जो कि मिलान करना है। तो सभी लोग आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक। आइए, पहला क्वेश्चन है कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है। कॉलम 1 एंड कॉलम 2, देश दिया गया है और उनकी राजधानी दी गई है। देश और राजधानी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से देश की राजधानी क्या होती है। अधिकतर ऐसे पूछ लिया जाता है कि मिलान करने के लिए भी अधिकतर देश दे दिया जाता है, उन 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि उसमें से इसकी राजधानी क्या है। तो आइए देखते हैं कि मिलान करते हैं कि कौन किसकी राजधानी है। पहला क्वेश्चन है कि पहला ऑप्शन है अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है, ठीक। दूसरा है गैम्बिया, गैम्बिया की राजधानी बांजुल। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक। आप लोग थोड़ा ध्यान से करेंगे तो इजी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। गैम्बिया की राजधानी बांजुल, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और लाटाविया की राजधानी रिगा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3142। क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए 3142 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना है फिर से, तो देखते हैं क्या है। क्या दिया गया है? कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है। आसान तत्व और आसान तत्व से संबंध भूगर्भ की परतें दी गई हैं, ठीक है। एस एस पाटिल, ए बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग आंसर करते हैं, क्या होगा, मिलान करते हैं, ठीक है। तो वाई चार्ट गुटेनबर्ग आसान तत्व, ठीक है। क्या है? वाई चार्ट गुटेनबर्ग आसान तत्व किससे है? निचला मैंटिल और बाहरी क्रोड, ठीक। दूसरा है मोहो आसन तत्व, ठीक है। मोहो आसन तत्व ऊपरी मेंटल और निचला प्रॉपर्टी, ठीक है। लेहमैन आसन तत्व बाहरी क्रोड और भीतरी क्रोड। कोन रॉड, ठीक है, कोन रॉड आसन तत्व तो निचली परपटी, ठीक है, एवं ऊपरी परपटी। कौन सी? निचली परपटी एवं ऊपरी परपटी। क्लियर है? 2 3 4 1। कोई दिक्कत नहीं, जो है सिलेक्शन होगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न और क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है एग्जाम में, तो उस हिसाब से उस तरीके से पढ़िए जिससे एग्जाम में जो क्वेश्चन है आप उसको आसानी से कर सके। इस बार अगर आप लोगों ने 2024 पीसीएस दिया होगा तो उसमें देखा होगा कि 2024 पीसीएस के जो क्वेश्चन थे, ठीक है, कई सारे कॉलम ए कॉलम बी के आए थे, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह से तैयारी कीजिए जैसे इस बार के जो पीसीएस का था। फैक्ट में आपने हिस्ट्री की अगर बात है, हिस्ट्री में देखा होगा कि डेट वाइज ही दे दिया गया था कि ये डेट को ये चीज हुआ, ठीक है। तो ऐसी तैयारी रखिए, उसको चाहे शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए चाहे कुछ भी बना लीजिए, लेकिन तैयारी ऐसी रहे कि एक भी क्वेश्चन आपको देखने पे, कुछ क्वेश्चन तो रहेंगे जो सबको नहीं आते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो और सभी को आते रहेंगे और आपको नहीं आते रहेंगे। बस वही क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए एग्जाम में, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों से सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, मेहनत से, कोई बात नहीं, एक बार और थोड़ा सा धैर्य लगन से कीजिए, इस बार हो जाएगा आप लोग, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आरो दे रहे हैं तो ध्यान से थोड़ा सा हिंदी पे भी फोकस कीजिए। 60 क्वेश्चन, 60 नंबर के हिंदी आ रहा है तो 58 59 क्वेश्चन सही करके आइए। आरो जीके जीएस में 140, ठीक है, 140 में कम से कम 90 क्वेश्चन, ठीक है, 80 90 100 क्वेश्चन तक अगर सही करके आने, समझिए एकदम वहाँ प्रयास तो ज़्यादा करेंगे लेकिन अच्छा, ठीक है, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, माइनस मार्किंग से थोड़ा सा बचेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं, फिर से मिलान करने के लिए पर्वत शिखर दिए गए हैं और उनके महाद्वीप दिए गए हैं कि कौन सा पर्वत शिखर किस महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग इसका मिलान करेंगे कि कौन सा पर्वत शिखर किस महाद्वीप में पाया जाता है। बात करें कोशिस्को की, कोशिस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया था। कोशिस्को कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। मैकिनले उत्तरी अमेरिका, ठीक है, मैकिनले कहां पर? उत्तरी अमेरिका। एल्ब्रूस यूरोप में पाया था। और किलिमंजारो कहां पर? किलिमंजारो अफ्रीका में पाया जाता है। ये इसमें से कुछ आपको पता रहेंगे, जैसे किलिमंजारो, मैकिनले, ठीक है, एल्ब्रूस, ये सब पता रहेंगे। किस चीज को नहीं पता रहा होगा तो किस चीज को ऑस्ट्रेलिया लगभग सभी को पता रहा होगा। ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। एग्जाम में धैर्य सबसे ज्यादा जो हमारा कंपटीशन है इस समय है, अगर किसी चीज की मांग कर रहा है तो धैर्य। ठीक है, तैयारी सभी बच्चे कर रहे हैं, बस जो धैर्य रखा है और कड़ी, ठीक है, अच्छे से मेहनत कर रहा है उसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। ठीक है, मरुस्थल दी गई है और अवस्थिति दी गई है कि मरुस्थल कौन कौन से हैं और उनकी अवस्थिति कहां कहां पर है, ये बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं मरुस्थल और उनकी अवस्थिति। ठीक, पहला क्या है? सिम्पसन मरुस्थल, कराकुम, सिचुरा और नेगेव, ये 4 हैं। ठीक, तो आइए, सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल सही। कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। सिचुरा पेरू, सिचुरा कहां पर है? पेरू में है। और नेगेव इजराइल में है। चारों ऑप्शन की जो अवस्थिति दी गई है बिल्कुल सही दी गई है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें होगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 3 4, चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। क्लियर है? अभी से आरओ या फिर यूपी पीसीएस में अगर आप अभी से लग जाएंगे तो ये समझिए, अगर मैं डेली 40 क्वेश्चन जेके जीएस से करा रहा हूँ, अगर मोटा मोटा आरओ के लिए 100 दिन मान के चलिए मोटा मोटा, तो ये समझिए 4000 क्वेश्चन सिर्फ जीके जीएस के यहाँ से आप लोगों के हो जाएंगे। धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा मैराथन क्लास की भी लेके आऊंगा। ठीक है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी का मैंने 2 टॉपिक, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द मैं कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, उसको देखिए, कम से कम 300-400 क्वेश्चन मैं एक टॉपिक पे कराया हूं। ठीक है, और सभी के ऑप्शन मैंने बताया, तो ये समझिए कि 7 8 900 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, आगे भी मैं लेके आऊंगा इस बार सीधे 60 क्वेश्चन का पूरा, जैसे हिंदी में क्वेश्चन आते हैं 60 क्वेश्चन सभी मिला के 10, ठीक है, 6 टॉपिक पूरे मिला के उस तरह के क्वेश्चन लेके आऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। स्टेटमेंट दिए गए हैं और, ठीक है, कौन से कथन सही है ये बताना है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ में यस तरंगों से पूर्व क्या है? पी तरंगे अभिलिखित की जाती हैं। यस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलिखित की जाती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि यस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। तो बिल्कुल सही है, 1 और 2 ऑप्शन, दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भूकंप से याद आया कि अभी म्यांमार और थाईलैंड में कई जगह पे भूकंप आया और बहुत ही ज्यादा तबाही मची है, तो उसके लिए हमारे देश ने, इंडिया ने म्यांमार के लिए एक ऑपरेशन चलाया। कौन सा ऑपरेशन? ब्रह्मा ऑपरेशन के तहत कई टन वहां पर खाद्यान्न पूर्ति, ठीक है, कई टन वहां पर यहाँ से खाद्यान्न और सारी चीजें भेजी गई हैं म्यांमार के लिए। तो ऑपरेशन ब्रह्मा ध्यान दीजिएगा, एक करंट में पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नदी दिए गए हैं और सागर दिए गई हैं।
सागर दिए गए हैं, ठीक है। कौन सी नदी किस सागर से है, ठीक है। आइए मिलान करते हैं। कौन सा सही सुमेलित है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो मेकांग दिया गया है जो कि अंडमान सागर दिया गया है। मेकांग अंडमान सागर में नहीं बल्कि कहां पर, दक्षिण चीन सागर में है। तो मेकांग कहां पर है, दक्षिण चीन सागर। मेकांग कहां पर, दक्षिण चीन सागर में है। टेम्स, टेम्स आयरिश सागर दिया गया है। तो टेम्स आयरिश सागर नहीं बल्कि कहां पर, उत्तरी सागर में है। टेम्स कहां पर है, उत्तरी सागर में है। और तीसरा क्या है, वोल्गा, वोल्गा कहां पर है, कैस्पियन सागर में। तो कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन 3 भी सही सुमेलित है। जाम्बेजी कहां पर है, हिंद महासागर, ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 और 4 किसमें है, ऑप्शन सी में। केवल 3 और 4 जो है, वोल्गा और जाम्बेजी कैस्पियन सागर और हिंद महासागर में है। किसमें, कैस्पियन और हिंद महासागर, वोल्गा और जाम्बेजी, बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 महासागर दिए गए हैं और अधिकतम गहरा बिंदु दिया गया है कि कौन सा अधिकतम, सबसे अधिकतम गहरा बिंदु कौन सा है महासागर में, ठीक है। कौन से महासागर में सबसे गहरा बिंदु है। तो आइए मिलान करते हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, मैरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में क्या है, सबसे गहरा है। आर्कटिक महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर में मोलाय गर्त है। आर्कटिक महासागर में कौन सा गर्त है, मोलाय गर्त है, ठीक है, मोलाय गर्त। हिंद महासागर, हिंद महासागर में सुंडा है, हिंद महासागर में सुंडा गर्त। और अटलांटिक में प्यूर्टो रिका है। अटलांटिक में कौन सा है, प्यूर्टो रिका गर्त है। क्लियर है। ऑप्शन ए 3 4 1 2 कौन सा होगा, 3 4 1 2 है। आइए कथन और कारण से क्वेश्चन है, ठीक। तो ध्यान दीजिए कि कथन और कारण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स मान के चलिए कथन और कारण से आएगा। कथन ए और कारण आर दिया गया है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि कथन और कारण में क्या बता रहा है, ठीक है। कथन क्या दिया गया है और कारण क्या दिया गया है। क्लियर, ठीक। लघु ज्वार भाटाओं के समय, ठीक, लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है, ठीक। तो क्या ये सही है, लघु ज्वार भाटाओं के समय जो उच्च ज्वार होता है सामान्य से निम्नतर और निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो है, कथन ए बिल्कुल सही है। क्लियर है। अब कारण आर देखते हैं क्या है। लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत, लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर 9 चंद्र के समय होता है। तो कारण आर जो है गलत है। क्यों, क्योंकि जो है लघु ज्वार आने की स्थिति में क्या होता है, सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है, समकोणीय होती है। कैसी, इसकी स्थिति समकोणीय होती है। और बृहद ज्वार के लिए इनकी स्थिति एक सीध में होती है। कैसे होती है, एक सीध में। तो ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन आर क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत होगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। फिर से कथन और कारण के क्वेश्चन दिए गए हैं। कथन ए और कारण आर। कथन है कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है। कथन क्या दिया गया कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है। कारण क्या है, मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। तो कौन सा कथन सही होगा, इसमें कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। आइए देखते हैं, ठीक। पहला कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियों की बात हो रही है, ठीक है। प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है कि विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही। तीसरा ऑप्शन क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा, ठीक है, प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं, तो ऑप्शन तीसरा भी बिल्कुल सही है। अगर हम प्रवाल भित्तियों की बात करें तो प्रवाल के समुचित विकास के लिए, ठीक है, क्या होता है, प्रवाल के अगर समुचित विकास के लिए बात करें तो सागरीय लवणता कितना 27% से 30%, कितना 27% से 30% होनी चाहिए। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां क्या हैं, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां कहां पर, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। विश्व की क्या है, 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस जो है इन राज्य क्षेत्रों में स्थित है, क्लियर है। और बात करें अगर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा जो है प्रवाल भित्तियां कहां पर, कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का क्या करती हैं, परपोषण करती हैं, क्योंकि प्रवाल भित्तियों की जो है 1 लाख प्रजातियां, जिनमें से केवल 10% प्रजातियां क्या है, केवल 1 लाख प्रजातियों में से केवल 10 प्रजातियों का ही अध्ययन किया गया है अभी तक। कितने, सिर्फ 10 प्रजातियां हैं जिनका, सॉरी 10%, केवल 10% प्रजातियां हैं जिनका अध्ययन किया गया है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या, हाँ, इसमें जो है तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। 1, 2 और 3, ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2 और तीनों ऑप्शन इसमें सही था, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कथन और कारण दिए गए हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, बिल्कुल सही है। जल प्रिय पौधे, कैसे पौधे, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है, इसलिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। अगर प्राकृतिक वनस्पति के की बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति का जलवायु का सही सूचकांक है, बिल्कुल सही। वायुमंडल में जो है वैश्विक तापन से प्राकृतिक वनस्पति में भी क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। जब प्रिय पौधे आर्द्र और दलदली भूमि में पाए जाते हैं, मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है कि जल प्रिय पौधे, ठीक है, तो इसका मतलब है कथन ए और आर जो है दोनों बिल्कुल सही हैं। भट्ठी, क्या क्वेश्चन है, भट्ठी तेल, फर्नेस ऑयल, ठीक है। फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह तेल परिष्करणियों रिफाइनरी का एक उत्पाद है। कैसा, तेल परिष्करणियों रिफाइनरी का एक उत्पाद है, क्लियर। दूसरा क्या है, कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा क्या है, इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। किसका, इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, तो ऑप्शन डी 1, 2 और 3 जो है तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ये कैसे हैं, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है,
प्रदूषक दिए गए हैं और उनके प्रभाव दिए गए हैं, उनके इफेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, एक मतलब इस प्रदूषक से, इस प्रदूषण से किस पर और कौन से हमारे अंग पर जो है प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन नंबर है ये। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड किसको क्षति करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को जो है हानि पहुंचाता है। दूसरा क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या होता है? कैंसर होता है। क्लियर है? धूल कण, धूल कण की बात करें तो धूल कण से स्वास्थ्य संबंधित रोग होता है, अस्थमा, ये सारी चीजें होती हैं। सीसा, सीसा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम, सीसा से क्या होता है? केंद्रीय नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो हमारी नर्वस सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, सीसा से। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? 1 2 3 4, चारों बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। भारत में रेड पांडा जो है कहां पर पाया जाता है? रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। क्या ये सही है? ऐसा है? जी नहीं। भारत में जो है रेड पांडा, ठीक है, कि अगर बात करें रेड पांडा उच्च तुंगता की, ठीक है, उच्च तुंगता के वर्षा वनों में पाया जाता है। कहां पर? वर्षा वनों में पाया जाता है, या मुख्यतः कहां पर? नेपाल, उत्तर पूर्वी भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी म्यांमार तथा दक्षिणी चीन में पाया जाता है। जबकि भारत में स्लो लोरिस, ठीक है, भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी होगा, केवल 2। कौन सा सही है? ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, तो बिल्कुल सही है। सही सुमेलित नहीं है मैं ये बताना, ठीक है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्या आंध्र प्रदेश में है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आंध्र प्रदेश में नहीं, बल्कि राजस्थान के भरतपुर में है। कहां पर? राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव ठीक है, आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि कहां पर? राजस्थान के भरतपुर में है। कैसा? पक्षी संरक्षण क्षेत्र है, ठीक है, केवलादेव। और 1982 में इसे क्या राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था? कब? 1982 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो ये वाला सही नहीं था, ठीक है, मैं जो कि बता चुका, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? सही युग्म सुमेलित नहीं है, फिर से बताना है। क्या दिया गया है? अभिलेख दिए गए हैं और शासक दिए गए हैं। कौन सा अभिलेख किस शासक के टाइम पीरियड पे था? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। नासिक, नासिक किसने? गौतमी पुत्र ने। नासिक किसने? गौतमी पुत्र, ठीक। नासिक जो है किसने? गौतमी पुत्र ने। हाथी गुम्फा खारवेल, हाथी गुम्फा खारवेल बिल्कुल सही। भीतरी पुलकेशिन द्वितीय, भीतरी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। भीतरी अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय नहीं बल्कि किसने? स्कंदगुप्त ने। स्कंद गुप्त के शासनकाल पे था भीतरी अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख, ठीक है। और अगला है गिरनार, गिरनार रुद्रदामन प्रथम, ठीक है, गिरनार रुद्रदामन प्रथम। और एक था एहोल, एहोल जो है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पे कौन था? एहोल अभिलेख, तो ये भी जानते रहिए, ठीक है, कि पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पे कौन था? एहोल। एहोल अभिलेख किसके? पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पीरियड पे था।
क्लियर है? सभी को क्लियर होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है? अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2, पहला दिया गया है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली, कालीबंगा, ठीक है? इनका मिलान करते हैं। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। अगर बात करें मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो में पट्टेदार जल निकास, पट्टेदार जल निकास कहां पर? मोहनजोदड़ो। लोथल, लोथल में युग्म समाधान, लोथल में क्या है? युग्म समाधान। बनावली, बनावली में हल्की पक्की मिट्टी, बनावली में क्या था? हल्की पक्की मिट्टी प्रतिकृति, ठीक है? कालीबंगा, खांचे या फिर जुता हुआ खेत, कालीबंगा में क्या पाया गया था? खांचे या फिर जुता हुआ खेत पाए गए थे। क्लियर है सभी को? चलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 1 4 3, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 1 4 3 होगा, ठीक। धौलावीरा में क्या था? धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार, ये किसके? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का शिलालेख है, ठीक है, धौलावीरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन और कारण बताना है। कथन क्या है और कारण क्या है? कथन ए में दिया गया है कि सर्वाधिक वर्षा, ठीक, सर्वाधिक वर्षा वासों में, कहां पर? वासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। सर्वाधिक वर्ष, सर्वाधिक वर्षा नहीं, सर्वाधिक वर्ष होगा, ठीक है? सर्वाधिक वर्ष, ठीक है? ठीक, सर्वाधिक वर्षोवास, ठीक है? वर्षोवास, वर्षवासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती, और वर्षोवास मतलब सर्वाधिक वर्षवास, ठीक है? गौतम बुद्ध श्रावस्ती में। दूसरा कारण क्या कह रहा है? कि श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध की आयु के थे। क्या ये सही है? जी बिल्कुल, कथन और कारण जो है सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कॉलम 1 और कॉलम 2, चलिए मिलान करते हैं फिर से, ठीक है? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस, ठीक है? चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस। दूसरा क्या है? बिंदुसार, बिंदुसार अमित्र घाट, ठीक है? बिंदुसार अमित्र घात हो जाएगा। अशोक प्रियदर्शी, अशोक का उपनाम क्या था? प्रियदर्शी। चाणक्य का विष्णुगुप्त था। ये जो दिए गए हैं ये नाम है और उनके उपनाम है। और चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस बोला जाता था, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से बौद्ध धर्म, जैन धर्म से और अशोक के मौर्य काल से, ठीक है, इन सभी जगहों से एक एक नंबर के एक एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्लियर है? चलिए अगला है, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है और कारण आर है। कथन ए में है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। ठीक, भारत पर क्या थे? तुर्की आक्रमण सफल हुए, बिल्कुल सही है। ठीक, कारण इसका क्या गया कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं था, बिल्कुल सही है कि उत्तर भारत में क्या थी? राजनीतिक एकता नहीं थी। आर और ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
क्लियर है। अगर बात करें उस समय के तुर्की आक्रमण की, तो उस समय उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का बहुत ही अभाव था, जिससे तुर्की आक्रमण काफी सफल हुए थे। ठीक है, क्लियर है। अगर बात करें अरबों के पश्चात, ठीक है, अरबों के पश्चात जो तुर्कों ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम, ठीक है, पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। कौन था? एक अरबी था। जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? सुबक्तगीन था। कौन? सुबक्तगीन प्रथम तुर्की मुसलमान था। सुबक्तगीन की मृत्यु के उपरांत, उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र महमूद गजनबी ने, किसने? महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए। ठीक है, और भारत को बहुत ही लूटा पाटा। उसने यहाँ शासन करने की नीति से आक्रमण नहीं किया था, सिर्फ लूटपाट करने के आक्रमण से के हिसाब के लिए ही आक्रमण किया था। ठीक है, क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्ण द्वारी नामक शिविर में रहा। किसमें? स्वर्ण द्वारी नामक शिविर में रहा। तो बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। किसी बात में मोहम्मद बिन तुगलक जो है, जब दिल्ली छोड़ा, दिल्ली छोड़ने के बाद स्वर्णदारी नामक शिविर में रहा था। ये बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा कारण क्या है कि उस समय दिल्ली क्या थी? एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे उस टाइम पे। तो ए और आर जो है दोनों सही है। ठीक है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर ए का क्या है? सही स्पष्टीकरण है। क्लियर है, क्लियर है। अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की, तो उस समय कई असफल योजनाओं के साथ प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी उस समय कई असफल योजनाओं के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी जाना जाता है। इसी क्रम में क्या हुआ था कि राज्य में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा। कितना? लगभग 12 वर्षों का अकाल पड़ा। इस कारण से जो विभिन्न हिस्से थे देश के, ठीक है, विभिन्न हिस्सों में लोग केंद्र की तरफ क्या किए? पलायन करने लगे थे। फिर ठीक है, अचानक क्या हुआ? अचानक जनसंख्या दबाव बढ़ने लगा। जब जाहिर सी बात है कि सभी राज्यों में अकाल पड़ रहा है और सभी लोग एक ही केंद्र की तरफ पलायन कर रहे हैं, तो क्या होगा? जनसंख्या दबाव बढ़ने लगेगा। ठीक है, बढ़ा, उसके अनुरूप सुविधाओं के अभाव के कारण क्या हुई? महामारी फैल गई। ठीक है, जब सुविधाएं, जनसंख्या बढ़ गई और सुविधाएं कम हो गई, तो महामारी फैलना तय था। इस समय क्या हुआ? इस समय सुल्तान ने क्या किया? स्वर्ग द्वारी नामक अस्थायी शिविर में उन्होंने निवास किया था। ठीक है, ये शिविर गंगा नदी के किनारे, कहां पर? गंगा नदी के किनारे बिलग्राम नामक बिलग्राम के पास क्या था? अवस्थित था। ठीक है, स्थित था। सुल्तान ने फिर क्या किया? सुल्तान ने काफी समय के उपाय किए। ठीक है, काफी राहत के भी उपाय किए, लेकिन ठीक है, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो उन्होंने क्या किया? करों को माफ कर दिया। ठीक है, क्लियर है। और अन्य योजनाओं की तरह, ये इस तरह की जो अन्य योजनाओं की तरह इस समस्या के समाधान में क्या हुआ? सुल्तान जो है पूर्णतः सफल नहीं हुआ था। ठीक है, पूर्णतः सफल नहीं रहा। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 राजवंश दिए गए हैं और राजधानियां दी गई।
चलिए, माइक की बैटरी लो हो गई थी, ठीक है। मेरे ख्याल सब क्लियर हो गई होगी मेरी वॉइस। चलिए बढ़ते हैं फिर। इसका समझ में आया आप लोगों को? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, 3 4 2 1, ठीक है, 3 4 2 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है। डच कहाँ से थे? पुलिकट से थे, ठीक है। मिलान करते हैं फटाफट, डच पुलिकट से। अंग्रेजों ने कहाँ पर? हुगली में, ठीक है, हुगली में अपनी बस्तियां बसाई, हुगली, ठीक है। पुर्तगाली कहाँ पर? गोवा में, बिल्कुल सही है। और फ्रांसीसी चिंचुरा, फ्रांसीसी कहाँ पर? चिंचुरा में थे, ठीक है। 2 3 1 4 ऑप्शन सी, 2 3 1 4 इन्होंने अपनी बस्तियां कहाँ कहाँ पर बसाई थी, ये लिखा है आपके सामने, ठीक है। आपके सामने सारे कॉलम हो चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये देखिए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, दुर्लभ, सिर्फ दुर्लभ, राय दुर्लभ होगा, ठीक है। ये राय दुर्लभ होगा, दुर्लभ नहीं बल्कि क्या? राय दुर्लभ। राय दुर्लभ कौन थे? ठीक है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। राय दुर्लभ बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष, राय दुर्लभ को क्या? बंगाल नवाब सिराजुद्दौला का कोषाध्यक्ष थे। कौन? राय दुर्लभ। जगत सेठ मुर्शिदाबाद के, जो कि बंगाल में है, वहां के सेठ थे। मोहम्मद रजा खान को बिहार का दीवान नहीं बल्कि कहां का? बंगाल का दीवान। और अगला क्या है? राजा सिताब राय को बंगाल का दीवान नहीं बल्कि बिहार का दीवान दिया गया था, ठीक है। कहां का? बिहार का। ये ठीक है, ये सही आंसर है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछे? ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 और 4 जो है सही सुमेलित नहीं है, मैंने आपको बता दिया। इसमें एक मीर मदान भी थे। मीर मदान की अगर बात करें तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करता किसने किया था? मीर मदान ने किया था। और राय नारायण ने क्या किया था? राय नारायण को मीर जाफर का दीवान दिया गया था, ठीक है। क्लियर है? दीवानी दी गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। कॉलम 1 और कॉलम 2 घटनाएं दी गई हैं और व्यक्ति दी गई है, व्यक्ति दिया गया है कि कौन सी घटना से कौन सा व्यक्ति संबंधित था, या फिर कौन सा व्यक्ति कौन सी घटना से संबंधित था, ठीक है, और किस टाइम पर हुई थी, ये भी जान लेंगे, ठीक है। पहला क्या है? पहला प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें मिलान करना, ठीक है। आइए हम लोग मिलान ही कर लेते हैं, ठीक है। प्रथम मैसूर युद्ध कर्नल स्मिथ, प्रथम मैसूर युद्ध कर्नल स्मिथ। द्वितीय मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स, द्वितीय मैसूर युद्ध किसके टाइम पर हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पर हुआ था। तृतीय मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चतुर्थ मैसूर युद्ध लॉर्ड बेलजली, ठीक है। चतुर्थ मैसूर युद्ध लॉर्ड बेलजली, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग दो दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स होगा और लॉर्ड हेस्टिंग नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। क्लियर? चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। 5 4 1 3। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। 2 दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। चलिए आइए देखते हैं। हैदराबाद राज्य से किससे? हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। किसकी? हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा है विजयनगर साम्राज्य से, किससे? विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, यह भी सही है, ठीक है। सही कोड का प्रयोग कीजिए। रुहेलखंड राज्य का गठन, किसका? रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ, जी नहीं, यह गलत है।
ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। क्लियर है। अगर बात करें हैदराबाद सॉरी विजयनगर राज्य की, ठीक है, और रुहेलखंड की बात करें, ठीक है, रुहेलखंड अगर पहले देख लेते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन कर रुहेलखंड क्या है, स्वतंत्र था। ठीक है, स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य की स्थापना गंगा घाटी क्षेत्र में बीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने किया था। किसने? अली मोहम्मद खान और बीर दाऊद ने किया था। ठीक, इसलिए ऑप्शन 3 गलत है, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 48, रैयत बाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। किसके द्वारा? लगान। ठीक है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही है। दूसरा है सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, बिल्कुल सही है, पट्टे देती थी सरकार, रैयत को क्या करती थी? पट्टे देती थी। ठीक है। तीसरा क्या है? कर लगाने के पूर्व जो है भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 और 3। तो तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे इसमें। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हिंद स्वराज में महात्मा गांधी रेलवे की आलोचना करते हैं। ठीक है, हिंद स्वराज में महात्मा गांधी किसकी? रेलवे की आलोचना करते हैं, लेकिन क्यों? ठीक है, हाँ, हिंद स्वराज में महात्मा गांधी रेलवे की आलोचना करते हैं क्योंकि रेलवे प्लेग के कीटाणुओं का वाहक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है अकाल की बारंबारता का साधन है। तीसरा है समाज में वर्ग विभेद उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। दुर्घटना प्रवण है, ये गलत है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? 1, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 1, 2 और 3 सही कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना था। ठीक है, आइए अगला है कॉलम 1 और कॉलम 2। आंदोलन दिए गए हैं और वर्ष दिए गए हैं कि कौन सा आंदोलन किस वर्ष में हुआ था। इस आंदोलन से, ठीक है, ये समझिए कि विद्रोह से इस, ठीक है, इस तरह के विद्रोह से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, पाबना विद्रोह 1873 से 1876 में हुआ था। पाबना विद्रोह। एका आंदोलन कब हुआ था? 1922 में हुआ था एका आंदोलन। और संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में संथाल हुआ था। ताना भगत 1914 में। ताना भगत कौन कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन बी 2, 3, 1, 4। क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4 हो जाएगा। ठीक है, एका आंदोलन की अगर बात करें तो 1921 से 1922 में किसके द्वारा? अवध के किसानों ने चलाया था। इनके प्रमुख नेता कौन थे? इसके प्रमुख नेता मदारी पासी थे। कौन? मदारी पासी थे। आंदोलन का कारण क्या था? अत्याधिक लगान और गैर कानूनी रूप से खेतों को छीनना जो है इसका मुख्य कारण था एका आंदोलन का। ठीक है, संथाल विद्रोह की अगर बात करें, संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ था। ठीक, इसमें आदिवासियों के द्वारा क्या हुआ? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। कौन? 2 लोग बहुत ही फेमस थे संथाल विद्रोह में, सिद्धू और कान्हू। उन्हीं के नेतृत्व में दामन एको, जो कि भागलपुर और राजमहल का क्या है? संथाल क्षेत्र है, उसी में ये चलाया गया था। बिहार में 1914 ईस्वी में। कब? बिहार में 1914 ईस्वी में ताना भगत के आंदोलन में। किसमें? ताना भगत की अगुवाई में इस आंदोलन की, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जतरा भगत थे। इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन? जतरा भगत। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2। चलिए फटाफट बताते रहेंगे, आप लोग आंसर करते रहेंगे। ठीक,
चलिए, लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी, ठीक है, लक्ष्मीबाई जी युद्ध में मारी गई थी। तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटकाए गए। नाना साहेब कहाँ गए थे? नाना साहेब नेपाल पलायन हुए थे। बहादुर शाह जो है रंगून निर्वासित हो गए थे। 4 3 2 1 क्लियर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था। प्रार्थना समाज का उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? यह महाराष्ट्र में आधारित था, ठीक है। इसका विश्वास एकेश्वरवाद था। इसका विश्वास क्या था? एकेश्वरवाद था, यह भी सही है। इसने ब्रह्म समाज को बहुत प्रभावित किया था, प्रार्थना समाज ने, जी नहीं। तो ऑप्शन 1 2 और 3 सही है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1 2 और 3 सही है, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना 1967 में हुई थी। कब? 1967 में बंबई में। मैंने इसके बारे में शायद कल भी बताया था। आत्माराम पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज ने हिंदू धर्म में क्या किया? व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी और हिंदू समाज में सुधारने का प्रयास किया था। इनका प्रार्थना समाज का एकेश्वरवाद में बहुत ही गहरा विश्वास था, जो कि इसमें दिया भी गया है, ठीक है। स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह, इन्होंने किस पर? स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। लड़के और लड़कियों की आयु में जो है आयु सीमा में वृद्धि करने हेतु उसकी भी मांग की थी, ठीक है। इस प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाने का कार्य रानाडे जी ने किया था। किसने? रानाडे जी ने किया था। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, अभी मैंने ये बताया आप लोगों को कि कौन सा सही सुमेलित नहीं, ये बताना है, ठीक है। तो आत्माराम पांडुरंग बिल्कुल सही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ये भी सही है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने नहीं, बल्कि किसने? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था, ठीक है। किसने? देवेंद्र नाथ कहाँ पूछे थे? हाँ, आदि ब्रह्म समाज पर। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ठाकुर ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। और विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और राम मोहन राय जी ने, अगर बात करें कि राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी जो है सही सुमेलित नहीं है। राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ठीक, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिए, हंटर शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, सार्वजनिक शिक्षा योजना और हर्टोग समिति, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। चलिए फटाफट ये भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो हंटर शिक्षा आयोग 1882 में आया था, बिल्कुल सही है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में भी सही है, 1904 में। और सार्वजनिक शिक्षा योजना 1915 में नहीं, बल्कि कब आई थी सार्वजनिक योजना? 1944 में, 1944 में सार्जेंट योजना, 1944, ठीक है, ईस्वी में 1944 ईस्वी में 1944 में सार्जेंट योजना आई थी। क्लियर है? अगला है हर्टोग समिति। हर्टोग समिति 1929 में आई थी, जो कि बिल्कुल सही है। क्लियर? सैंडलर आयोग कब आया था? सैंडलर आयोग 1917 में आया था। सैंडलर आयोग कब? 1917 में आया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही नहीं है, ठीक है। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई थी, ये भी जानते रहिए, पूछ सकता है,
ठीक है। वुड डिस्पैच 1854 में, वुड डिस्पैच कब? 1854 में। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। बंग भाषा प्रकाशित सभा, इन पर संस्थाओं पर विचार करना है और इनको इनके क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग इनको इनके क्रम में, इनके टाइम पीरियड पे लिख देते हैं, ठीक है, जिससे आसानी हो जाएगी। पहला क्या है? बंग भाषा। पहला क्या है कि बंग भाषा प्रकाशित सभा। बंग भाषा प्रकाशित सभा 1836 में बंगाल से राजा राम मोहन राय, ठीक है। 1836 कहां से? बंगाल से। किसने? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। अगला है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहां से शुरू हुआ था? कलकत्ता से, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता से 1838 में देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, कलकत्ता। अगला क्या है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट क्या है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 जॉर्ज थॉमसन। 1843 जॉर्ज थॉमसन। ठीक। चौथा क्या है? इंडियन लीग। इंडिया, ठीक है। इंडियन लीग भी 1875 में शिशिर कुमार घोष और कलकत्ता से। 1875 में शिशिर कुमार घोष, किसने? कहां से? कलकत्ता से। अब जो है इसको सही क्रम में जो व्यवस्थित करना है, अब सभी का ऑप्शन आप लोगों को पता है, तो इसको अब व्यवस्थित करने में आसानी होगा। तो सबसे पहले 1836 में बंग भाषा प्रकाशित सभा, फिर 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी, फिर बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी, फिर इंडियन लीग। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? 1 2 3 4, ठीक है। लगातार चारों लिखे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चल गई, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित कौन रहा है? इसमें महिलाएं, कृषक, मुसलमान और बुद्धिजीवी। तो मुसलमान, ठीक है, और कृषक। मुसलमान और कृषक क्या थे? 1905 के स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित थे, ठीक है। 2 एवं 3 क्या होगा? 2 और 3 जो है सही ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। किसकी बात हो रही है? बाल गंगाधर तिलक जी की बात हो रही है। तो बीजी तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग के मुख्यालय की स्थापना की थी। 1916 में। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या है ये? बिल्कुल सही है, ठीक। अगला क्या है? होम रूल आंदोलन में एनसी केलकर नहीं जुड़े थे, ये गलत है। तो वो जुड़े हुए थे, ठीक है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन ए केवल एक होगा। एनसी केलकर को जो है इसका सचिव बनाया गया था और जोसेफ बैपिस्टा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था होम रूल लीग में, ठीक है। जोसेफ बैपिस्टा को अध्यक्ष और एनसी केलकर को सचिव बनाया गया था। क्लियर है? और लोकमान्य तिलक ने जो है, लोकमान्य तिलक जी ने ही इस आंदोलन के समय पर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, इन्होंने ये नारा दिया था,
ठीक है। और एनी बेसेंट ने क्या किया, एनी बेसेंट ने 1916 सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर, अड्यार, ठीक है, अड्यार मद्रास में होम रूल आंदोलन के जो है इन्होंने प्रमुख योगदान दिया था। और किसने, इन्होंने मद्रास में उसकी स्थापना की थी और सचिव कौन थे, जॉर्ज अरुंडेल को बनाया था। फिर यस सुब्रमण्यम अय्यर, यस सुब्रमण्यम अय्यर जो है, जो कि मद्रास के ही हैं, उन्होंने होम रूल आंदोलन में प्रमुख योगदान दिया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। पहला क्या है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, दूसरा है चंपारण, ठीक है, सत्याग्रह, खेड़ा किसान आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन। अगर चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह कब आया था, 1917 में, जिसमें गांधी जी भी थे, ठीक है। दूसरा क्या है, ध्यान से थोड़ा देखते चलिएगा जिससे गलत ना होने पाए, ठीक है। खेड़ा, खेड़ा किसान आंदोलन की बात करें तो 22 मार्च 1918 को, 22 मार्च 1918 को जो है खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। 1918 में फरवरी, अगर हम अहमदाबाद की मिल हड़ताल की बात करें तो फरवरी 1918 में, मार्च 1918 गुजरात के अहमदाबाद में क्या किया था, कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल की थी। किसने, कपड़ा मिल मजदूर आंदोलन ने, ठीक है, 1918 में। कब, 1918 में। ध्यान दीजिएगा कि ऊपर भी 22 मार्च 1918 है और इसलिए इसका भी जान लीजिए कि फरवरी से मार्च, ठीक है, ये भी था। 1918 रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, या 1919 पता ही होगा, यस, ठीक है। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 में, जिसे काला कानून भी कहा गया था। क्लियर है, क्या कहा गया था, काला कानून, इसकी आलोचना की थी गांधी जी ने, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन सा इसमें सही है। सबसे पहले कालक्रम में व्यवस्थित करना, इस क्रम में व्यवस्थित करना, तो 1917 में आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह, फिर मजदूर आंदोलन, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फरवरी मार्च 1918, फिर खेड़ा किसान 1918 में था, ठीक है, और रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 में। तो 2 4 3 1 हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई, बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। पारसेक, पारसेक समय की नहीं बल्कि लंबाई की खगोलीय इकाई है। पारसेक जो है समय की नहीं बल्कि किसकी, लंबाई की खगोलीय इकाई है पारसेक। लंबाई की खगोलीय इकाई क्या है, पारसेक, सही सुमेलित नहीं है। दूसरा है डेसिबल, ध्वनि तीव्रता की इकाई, बिल्कुल सही है। और डी है हर्ट्ज, आवृत्ति की इकाई, ये भी बिल्कुल सही है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिए गए, ठीक है। कथन और कारण, लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है। क्या है, लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का एक गोला क्या है, पारे पर तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, लोहे का आपेक्षिक घनत्व, लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, जी नहीं, ठीक है। लोहे का घनत्व जो है पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक नहीं होता है, ठीक। तो ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन आर जो है गलत है। तो ऑप्शन सी इज द इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। लोहे का गोला जो है पारे पर तैरता है लेकिन जल में क्या होता है, डूब जाता है। इसका कारण क्या है, लोहे का जो आपेक्षिक घनत्व है पारे के आपेक्षिक घनत्व से कम होगा और जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। कम आपेक्षिक घनत्व वाले तत्व अपने से अधिक आपेक्षिक घनत्व वाले तत्व वाले द्रव में क्या करते हैं, तैरते हैं, और जबकि अपने
से कम अपेक्षित घनत्व वाले द्रव में क्या होते हैं, डूब जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी में? चलिए, मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। एक चीज ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ी सी मेहनत पर पढ़िए। ठीक है, आने वाले 2-3-4 महीने बहुत ही जरूरी है पढ़ाई के लिए, तो थोड़ा सा मेहनत और लगन से लग जाइए आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।